हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल इंडो पाठशाला पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग मिले हैं टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ साइंस को डिस्कस करने के लिए, जिसके अंदर हम तीनों के तीनों पार्ट्स यानी कि साइंस की फिजिक्स, साइंस की केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चंस को डिटेल में देखेंगे। आज की क्वेश्चन सीरीज़ जो रहेगी वो बिल्कुल नए क्वेश्चन की सीरीज़ रहेगी। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। निम्नलिखित में से कौन एक ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है? ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है जो स्मेल करने में मदद करे। किस में मदद करे? स्मेल करने में। ठीक है, किसी भी चीज़ की जब हमें स्मेल समझ में आती है वो आती है ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की वजह से। आप सभी जानते हैं स्मेलिंग के लिए कौन सी ऑर्गन होती है? नोज यानी कि नाक। ठीक है, आई हमारी क्या होती है? आई हमारी विजुअल ऑर्गन होती है जो हमें देखने में मदद करती है। ईयर हमारी ऑडिटरी ऑर्गन होती है जो हमारे सुनने में मदद करती है। स्किन हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बाहर से। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए टंग, तो टंग के बारे में याद रखिएगा। टंग हमारी गस्टेटरी ऑर्गन होती है। ठीक है, जो टेस्ट में मदद करती है। किस में मदद करती है? टेस्ट में मदद करती है। उसके अलावा ये जो नोज है ये टेस्ट में भी मदद करती है। टेस्ट प्लस स्मेल दोनों में मदद करती है नोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड इन बीइंग लिम्फ। यानी कि ब्लड और लिम्फ के बीच में डिफरेंस पूछा है। देखिए ब्लड और लिम्फ क्या होता है? ये हमारी ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल में तैरता है हमारा ब्लड। ब्लड के अंदर क्या क्या होता है? ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये सब हमारे ब्लड के अंदर तैर रहे होते हैं। अब ब्लड वेसल के अंदर कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू ना ब्लड बाहर निकल जाता है, लेकिन सब कुछ बाहर नहीं निकलता। प्लाज्मा निकल जाता है थोड़ा थोड़ा, सारा नहीं। डब्ल्यूबीसी निकल जाता है और प्लेटलेट निकल जाते हैं। और कहाँ चले जाते हैं? यहाँ पर पड़ी होती है सेल के बीच में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या गया? प्लाज्मा गया, डब्ल्यूबीसी गया, प्लेटलेट गया, आरबीसी नहीं गया। तो इस लिक्विड को जो अब ये सेल के बीच में बचेगा इसे बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, या इसी को बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं? लिम्फ। तो ब्लड वेसल्स में से कुछ पार्ट ब्लड का निकल जाता है विदाउट आरबीसी, और वो होता है हमारी सेल्स के बीच में मौजूद या हमारे टिश्यूज के बीच में मौजूद, जिसे हम लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। तो आपको आंसर मिल गया। ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस क्या है? कि लिम्फ के अंदर आरबीसी नहीं होती। तो नो प्लाज्मा गलत हो गया, मोर आरबीसी गलत हो गया, प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन गलत हो गया। आपको सीधे सीधे आंसर यहाँ पर दिख रहा है मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी। डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होती है, आरबीसी कम होती है। अब डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होने का कारण क्या है? डब्ल्यूबीसी ज़्यादा इसीलिए होती है क्योंकि लिम्फ हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनसे प्रोटेक्शन देता है या डिसीजेस से प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। कौन? लिम्फ। लिम्फ एक सेल से मिलकर बनता है, उस सेल का नाम होता है लिम्फोसाइट। लिम्फ से आया लिम्फोसाइट। लिम्फो मतलब लिम्फ, साइट मतलब सेल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास क्या है? विच ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज एमरजेंसी ग्लैंड ऑफ द बॉडी। यानी कि एक ऐसी ग्लैंड जो एमरजेंसी की सिचुएशन में काम आती है, यानी कि फियर के टाइम, डर के टाइम, फ्लाइट के टाइम यानी जब हमें भागना होता है, या फ्राइट वहाँ से निकल जाना होता है, ऐसी सिचुएशन में काम आती है। जैसे कि हमें पता लगा है कि हमारे पीछे एक कुत्ता भाग रहा है, तो हमें डर लगेगा। उस सिचुएशन में हमारी बॉडी में से एक हार्मोन निकलता है। ठीक है, वो कौन सी ग्लैंड निकालती है? या जब हम झूले ले रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में एक हार्मोन निकलता है, वो कहाँ से निकलता है? तो आंसर जाएगा इसका एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो ग्रंथि है, एक ग्लैंड है, इसके अंदर से निकलता है हार्मोन। वैसे तो इसमें बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, लेकिन आपको याद रखना है एड्रीनलीन। एड्रीनलीन हार्मोन निकलता है जो कि क्या करता है? हमारी बॉडी में स्वेटिंग करता है। देखिए जब भी डर लगता है हमें पसीना आता है। ठीक है, हमारी जो हार्ट बीट है उसे तेज कर देता है, हार्ट रेट इंक्रीज। ठीक है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज। ये सब काम कौन करता है? एड्रीनलीन करता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? तो देखिए हमारी बॉडी के अंदर 2 किडनी होती है। ठीक है, जो हमारी किडनी होती है ना, जो हमारी किडनी होती है, किडनी के ऊपर इस तरीके से कैप की तरह मौजूद होता है एड्रीनल ग्लैंड। तो 2 एड्रीनल ग्लैंड है दोनों किडनीज के ऊपर। ठीक है, क्लियर है? एड्रीनल ग्लैंड के बाहर वाले पोर्शन को बोलते हैं, ये मान लीजिए एड्रीनल ग्लैंड है, तो इसके बाहर वाले पोर्शन को बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाले पोर्शन को बोलते हैं मेड्यूला।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके अलावा आपको ऑप्शन में दिख रहा है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है? तो थाइमस ग्लैंड हमारे चेस्ट रीजन में होती है, जो कि एज के साथ साथ इसका साइज जो है वो घटता चला जाता है। थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे नेक रीजन में होती है, बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है ये। अगर ये सही ढंग से काम ना करे या इसका हार्मोन सही ढंग से ना बने तो ग्वाइटर डिसीज हो जाती है। कौन सी डिसीज हो जाती है? ग्वाइटर यानी घेंगा रोग। पीनियल ग्लैंड कहाँ होती है? पीनियल ग्लैंड बिल्कुल हमारे सर के बीचों बीच होती है, हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, स्मॉलेस्ट, और इसको थर्ड आई भी कहते हैं, तीसरी आंख भी कहते हैं इसको हमारी। ठीक है, एकदम ये हमारा फेस है, तो ये हमारी आंखें हैं, तो यहाँ पर होती है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है हमारे पास। आइसोबार है। आइसोबार क्या होते हैं? सीधे सीधे क्वेश्चन है। आइसोबार तो मैंने आपको बताया है, आइसोबार आप समझेंगे कैसे? बार में आता है बी, बी से आएगा बेस, जिसका बेस क्या हो? डिफरेंट हो। ठीक है, अब देखिए कोई भी एलिमेंट लिखते हैं हम एक्स, इसके नीचे यहाँ पर लिखते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मास। जेड क्या है? जेड है एटॉमिक नंबर और ए क्या है? एटॉमिक मास। बेस पे कौन आया? जेड। तो जब किसी का जेड यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक मास सेम हो, उसे बोलते हैं आइसोबार। तो कहां पर दिख रहा है आपको? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इसका एग्जांपल क्या जाएगा? जैसे कि एग्जांपल में मैं लिख सकती हूँ क्लोरीन। क्लोरीन होता है 17, ठीक है, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। इन सब का एटॉमिक नंबर अलग है लेकिन एटॉमिक मास इन सब का ही 40 मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? आइसोबार है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोल वेराइटी? इनमें से कौन एक कोल की वेराइटी नहीं है, कोयले की वेराइटी नहीं है? तो इसको आपको याद ही रखना है, सिंपल। डोलोमाइट जो होता है वो हमारी कोल की वेराइटी नहीं होती। डोलोमाइट हमारा जो है ये कैल्शियम की ओर होती है, एक तरीके से कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये एक और होती है। फॉर्मूला क्या है? Ca.Mg CO3 का ट्वाइस। ठीक है, ये क्या होती है? एक और होती है जिससे कि हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलता है। ठीक है, जबकि लिग्नाइट, बिट्यूमिनस और पीट तीनों ही कोल की वैरायटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, विच इज द अलॉय मेड एसेंशियली ऑफ कॉपर एंड टिन? जो कॉपर और टिन से बनता है, कॉपर और टिन से बनता है। तो वो अलॉय जो कॉपर और टिन से बनता है वो कौन सा होता है हमारे पास? वो है हमारा ब्रोंज। क्या होता है हमारा कॉपर और लोहे से मिलने वाला जो होता है वो होता है ब्रोंज। ठीक है, ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास आंसर है ब्रोंज। ब्रोंज जो होता है वो किससे मिलकर बनता है? कॉपर से और टिन से। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, इसकी ट्रिक होती है फंकी कुत्ता। तो फंकी से आया Fn यानी टिन और कुत्ता से आया Cu यानी कॉपर। ब्रास, ब्रास मैंने बताया था पिताजी यानी पीतल जो है वो किससे मिलकर बनता है? तांबा और जिंक, कॉपर और जिंक से। ठीक है, सोल्जर जो होता है वो पंजाबी सैनिक, तो लेड और टिन से मिलकर बनता है। ठीक है, रंगा के बारे में आपको याद नहीं रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस के दौरान आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग चढ़ाई जाती है? आंसर जाएगा जिंक की। देखिए आयरन जो होता है आप सभी जानते हो, जो लोहा होता है इसके ऊपर क्या लग जाती है? रफ्टिंग हो जाती है, इसकी जंग लग जाती है। जब भी लोहे को ऑक्सीजन मिलती है और मॉइस्चर मिलता है तो ये रफ्ट अपने ऊपर ग्रो कर लेता है। रेड और ब्राउन कलर की लेयर होती है, वो रेड ब्राउन कलर की लेयर होती है। उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है? मान लीजिए ये लोहा है, अब बाहर की ऑक्सीजन इससे टच में आ सकती है, बाहर का मॉइस्चर इससे टच में आ सकता है, तो इसके ऊपर एक पेंट कर दिया जाता है। किस चीज का पेंट होता है वो पेंट होता है जिंक का पेंट। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब क्या होगा? जितनी भी ऑक्सीजन है, जितना भी मॉइस्चर है, वो क्या लोहे के कांटेक्ट में आएगा? नहीं आएगा, वो आएगा किसके कांटेक्ट में? जिंक के कांटेक्ट में। तो इसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। इससे हम रफ्टिंग को रोक लेते हैं। रफ्टिंग इज प्रिवेंटेड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए हमारे पास क्या है? द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीव्ड इन एक्सप्लोजन ऑफ एटॉमिक बॉम्ब इज ड्यू टू। जब एटॉमिक बॉम्ब जो होता है वो एक्सप्लोड होता है तो जो बहुत सारी एनर्जी निकलती है वो क्यों निकलती है? ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, एटम बम एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाला बॉम्ब है और जब भी वो डिफ्यूज हो, जब भी वो मैं बोल सकती हूँ कि एक तरीके से क्या होगा, फटेगा, तो उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। उसका कारण क्या होता है?
आपके पास ऑप्शन क्या है यहाँ पर, आपके पास ऑप्शन नजर आ रहे हैं। देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी, क्योंकि मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है मास को एनर्जी में बदलने की वजह से इतनी सारी एनर्जी निकलती है। ऑप्शन बी कहता है केमिकल एनर्जी, क्योंकि हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है इसीलिए इतनी एक्सप्लोजन होता है इतना बड़ा। मैकेनिकल एनर्जी न्यूक्लियर में होती है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में होते हैं, तो इसका आंसर जाएगा जितने भी न्यूट्रॉन्स होते हैं ना वो प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने का रीज़न कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन है। आप सभी जानते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही एटम के अंदर मिलने वाले पार्टिकल्स हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, प्रोटॉन मिलते हैं और न्यूट्रॉन मिलते हैं। तो जब जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तब तब क्या होगा, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, 235 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 235 इसका एटॉमिक मास होता है। तो यूरेनियम के ऊपर हम न्यूट्रॉन को डलवाते हैं। यूरेनियम के ऊपर कौन धमाका डालता है, न्यूट्रॉन धमाका डालता है या फिर प्लूटोनियम के ऊपर डालता है। ठीक है, इन दोनों के ऊपर जब ये डालता है तो ये टूट जाते हैं, टूटकर प्रोटॉन बनाते हैं और जिस वजह से इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कह रहा है, कोज लेस पोल्यूशन। ठीक है, इनमें से कोज लेड पोल्यूशन यानी शीशा वाला पोल्यूशन कौन करता है, तो लेड पोल्यूशन का आंसर जाएगा इनमें से कौन लेड पोल्यूशन करता है, ऑटोमोबाइल बैटरी जो होती है वो लेड पोल्यूशन करती है, क्योंकि इसके अंदर लेड का इस्तेमाल किया जाता है। जितनी भी बैटरी होती है ऑटोमोबाइल्स की, बड़ी बड़ी बैटरीज, उन सब में लेड का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए वो लेड पोल्यूशन करती है। ठीक है, जनरली क्या होता है, जितनी भी बैटरीज होती है या जितना भी वेस्ट होता है उन्हें डायरेक्टली हम सी के अंदर, ओशियन के अंदर ड्रेन कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। उनमें से मेन पोल्यूशन है लेड का पोल्यूशन, और लेड एक बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस सब्सटेंस है, तो इसको खाने से जितनी भी फिशेज होती है वहाँ पर वो सब मर जाती है। फिशेज क्या हो जाती है, डेड हो जाती है वहाँ पर वो खाकर। ठीक है, इसीलिए जितना भी वेस्ट होता है उसको पहले ट्रीट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, बायोगैस इज फॉर्म्ड थ्रू, बायोगैस कैसे बनती है। तो बायोगैस जो होती है वो कैसे बनती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, फर्मेंटेशन की वजह से बनती है। क्या होती है बायोगैस को बनाने की प्रोसेस, फर्मेंटेशन। एक्चुअली होता क्या है, बायोगैस जो होती है वो एनएरोबिक डाइजेशन से बनती है। क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यानी कि एनएरोबिक प्रोसेस चलती है जिससे कि बायोगैस बनती है। तो यहाँ पर जितना भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है वो सब का सब फर्मेंट हो जाता है और बना देता है क्या, बायोगैस। ठीक है, बायोगैस हमारी एक बायोडिग्रेडेबल गैस होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट रिलेटेड टू। कोई भी लाइट का कलर किस वजह से होता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग कलर ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए मैक्सिमम वेवलेंथ, विबग्योर हमारे पास मेन कलर है, तो इसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो आर यानी रेड कलर की वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम। जबकि अगर सबसे कम वेवलेंथ पूछ ली जाए तो वॉयलेट की क्या है, लीस्ट वेवलेंथ। ठीक है, और इसका उल्टा चलता है फ्रीक्वेंसी के केस में। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी होती है, वॉयलेट की, और कम किसकी होती है, रेड की। ठीक है, तो जैसे जैसे विबग्योर में इस तरफ जाते हैं फ्रीक्वेंसी घटती है और वेवलेंथ बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन प्रिंसिपल शेल इज, यानी कि प्रिंसिपल शेल जो होती है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, यानी ये इन जनरल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जो कि बोहर ने दिया था, 2n²। इसका आंसर क्या जाएगा, 2n²। ये क्या होता है, ये होता है बोहर फॉर्मूला। नील बोहर नाम के साइंटिस्ट ने ये फॉर्मूला दिया था। इनके अनुसार n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n क्या होता है, नंबर ऑफ शेल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं k l m n शेल की बात करती हूँ तो k के लिए n होगा 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकलेंगे, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है 2n²। तो अगर मैं k में निकालना चाहती हूँ तो मैं n की जगह रख दूंगी 1 की वैल्यू और स्क्वायर, तो कितना आ गया 2। तो k में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी तरह अगर मैं l के लिए निकालना चाहूँ तो हम 2 रख देंगे, यहाँ पर आ गया 8, तो l में 8,
M में 18, N में 32। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन की जाती है कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। किस फॉर्मूले से दिया जाता है? बोहर फॉर्मूला के थ्रू दिया जाता है। नील बोहर ने एटम का स्ट्रक्चर दिया था और इन्होंने, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार बताया था कि एक एटम स्टेबल क्यों है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। फ्लोरल पार्ट दैट रिसीव पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। ठीक है, फ्लोरल पार्ट वो कौन सा होता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन आते हैं पॉलिनेशन के दौरान। तो आप सभी को मैंने फ्लावर का स्ट्रक्चर करवाया था। हमारे पास फ्लावर में सबसे पहले क्या होता है? नीचे पेडिसेल होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारी सेपल होती है, ये क्या है? सेपल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये क्या है? ओव्यूल। फिर इसके ऊपर निकलती है पतली सी पाइप, इसे बोलते हैं स्टाइल, और इसके ऊपर एक बेस होता है, इसे बोलते हैं स्टिग्मा। इसी तरीके से यहाँ पर मेल पार्ट होता है, इस पूरी लाइन को बोलते हैं फिलामेंट, और ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एंथर। इस एंथर में बनते हैं पोलन ग्रेन, और ये पोलन ग्रेन जाते किस में है? स्टिग्मा के ऊपर। तो यही पूछा था, फ्लोरल का कौन सा, फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है जहाँ पर पोलन ग्रेन आकर लैंड करते हैं? स्टिग्मा इज द और पार्ट। ठीक है, अगर पूछते कि कहाँ पर एग मौजूद होते हैं, तो एग यहाँ पर होते हैं ओव्यूल के अंदर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? यहाँ पर ओव्यूल के अंदर। ठीक है, पोलन ट्यूब कहाँ बनती है? स्टाइल के अंदर, यहाँ पर पोलन ट्यूब बनती है। ठीक है, पोलन ग्रेन कहाँ पे बनते हैं? एंथर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर पंखुड़ियाँ भी होती है प्लांट की, ये क्या है? पेटल्स हैं, ये क्या है? पेटल्स। ठीक है, तो आपको सारे पार्ट्स पता लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्या है देखिए, इफ द सिंबल ऑफ गोल्ड, गोल्ड का सिंबल कौन सा है भाई? गोल्ड का सिंबल होता है AU। AU किसका है? गोल्ड का। ठीक है, AG होता है सिल्वर, HG होता है मरकरी, और MG होता है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मैग्नीशियम, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैग्नीशियम से आता है रिबन से रिलेटेड। मैग्नीशियम जो होता है, जब उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो वहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है, जो कि वाइट कलर का पाउडर बनाती है। ठीक है, मरकरी हमारा एक पॉइजनस मेटल है, लिक्विड होता है ये, और ये हमारे थर्मामीटर में यूज होता है। सिल्वर हमारा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर पैनल्स में इस्तेमाल होता है ये, और गोल्ड हमारा मोस्ट डक्टाइल एंड मोस्ट मैलिएबल एलिमेंट होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा पतला किया जा सकता है गोल्ड को। ठीक है, उसके अलावा आप क्या ध्यान रखते हैं कि गोल्ड का इस्तेमाल किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड का इस्तेमाल किया था। गोल्ड की फॉइल उन्होंने ली थी और उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट गोल गुम्बज इज सिचुएटेड। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर जाएगा कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेरी इज कोज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ, बेरी किसकी वजह से होती है? तो बेरी होती है विटामिन B1 की वजह से। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए, जितने भी B विटामिन हैं, विटामिन B का कॉमन नेम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। क्या नाम होता है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालमीन। ठीक है, इसकी कमी से हो जाता है परनीशियस अनीमिया। परनीशियस अनीमिया सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, परनीशियस अनीमिया। ठीक है, विटामिन B3 और विटामिन BC के कॉमन नेम आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, पूरी सीरीज मैंने विटामिन की आपको करवा दी थी पहले ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नोबल गैस इज यूज्ड फॉर अनकॉन्शियसनेस, यानी बेहोश करने के लिए कौन सी नोबल गैस का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर है जिनोन। ठीक है, सिंपल याद करने वाला क्वेश्चन है। जिनोन की स्पेलिंग ठीक कर लो। जिनोन जो होता है वो हमारा नोबल गैस होती है जो कि अनकॉन्शियस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये स्पेलिंग भी, हीलियम की स्पेलिंग भी गलत है, ये भी ठीक कर लो, आर्गन भी ठीक कर लो। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? जिनोन जाएगा। ठीक है, नोबल गैस क्या होती है? नोबल गैस वो होती है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट। और नोबल गैस के बारे में क्या याद रखना है? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है, या इलेक्ट्रॉनिक शेल जो होती है वो कंप्लीट होती है, या आम भाषा में इसे बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट,
यानी इनको ना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और ना इनको देना पड़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिक्सचर ऑफ मेटल इज यूज्ड इन द गन मेटल। गन मेटल के अंदर कौन सा मेटल यूज किया जाता है। गन मेटल एक अलॉय है, तो इसको ट्रिक करवाई थी मैंने, गन इन जैकेट, गन इन जैकेट। तो यहाँ से आपको मिल गया जिंक, टी से मिल गया टिन और सी से मिल गया कॉपर। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन मिल गया, कॉपर, जिंक और टिन वाला। यस, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर चला जाएगा। कॉपर, टिन और जिंक से मिलकर बनता है गन मेटल। गन के अंदर इस्तेमाल किया गया ये मेटल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोफोन इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म। माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन हमारे साउंड सिग्नल को करंट में बदलता है। ठीक है, हम आवाज़ देते हैं और आवाज़ को करंट में बदल के वो आगे स्टोर कर लेता है। तो साउंड को करंट में बदलता है कौन, माइक्रोफोन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा। क्या है क्वेश्चन, देखिए, व्हेन 2 आइस क्यूब, जब 2 आइस क्यूब को आर प्रेस टुगेदर, 2 आइस क्यूब को हमने इकट्ठे प्रेस किया, दे ज्वाइन टू फॉर्म 1 क्यूब, उनसे एक क्यूब बना दिया, तो कौन सा बॉन्ड उनके बीच में बनता है। ठीक है, तो पानी की मॉलिक्यूल्स ही हैं, आइस क्यूब का मतलब पानी है, बहुत ही सिंपल सी बात है, आइस क्यूब का मतलब पानी है और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर था, हाइड्रोजन बॉन्ड। वंडरवॉल फोर्स क्या होता है, कोवेलेंट फोर्स क्या होता है, कोवेलेंट जो कि शेयरिंग से बनता है। वंडरवॉल के बारे में बस ये याद रखिएगा, ये वीक होता है। और डाइपोल इंटरेक्शन, सिर्फ डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए HCl है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में एक डाइपोल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए एक और HCl है, पॉजिटिव नेगेटिव, इनके बीच में भी डाइपोल बनेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव इन दोनों के बीच में भी बन जाएगा, इन दोनों के बीच में बन जाएगा, तो डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं इसे। ठीक है, कोवेलेंट और वंडरवॉल के बारे में याद रखिएगा, ये दोनों किसमें मौजूद होते हैं, ग्रेफाइट में। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास, हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को करना क्या है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और खुद का ध्यान रखना है। उसके अलावा भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और टेक केयर, थैंक यू।